साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन और गो फार्म में। आज फिर एक नए विषय के साथ में आप लोगों के बीच में आया हूं। आज एक विकास के नाम पर एक अंधी दौड़ चल रही है और हम लोगों ने सोचना बंद कर दिया है कि अत्यधिक विकास भी विनाश का कारण बन सकता है। साथियों, आज आज़ादी के बाद में आज जब हम कहीं खड़े होकर के चर्चा करते हैं तो हमने काफ़ी विकास किया, लेकिन विकास के साथ साथ हमने बहुत अपना कदम विनाश की तरफ बढ़ाया। हम लोग बीमार होते चले गए, बीमारियां बढ़ती चली गई। चूँकि मैं किसान हूं, प्राकृतिक किसान हूं, तो सबसे पहले मैं खेती की बात करूंगा। खेती में जब अनाज कम था पेट भरने के लिए हमारे पास, तो हरित क्रांति के रूप में हमें कुछ खाद, कुछ दवाइयाँ हमें दी गई। हो सकता है उस टाइम ज़रूरत रही हो, आवश्यकता रही हो, हमारे वैज्ञानिकों ने सोचा हो कि इस बीमारी से, इस मुसीबत से कैसे निजात पाया जाए, तो वो हरित क्रांति के रूप में हमें मिला। और उसके बाद दूध की कमी थी, श्वेत क्रांति के रूप में हमें कुछ पशु मिले। आज आज़ादी के बाद में उनका जो परिणाम आप लोगों के सामने है, हरित क्रांति ने हमें उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन हमारी ज़मीन को ख़राब किया, हमारे वातावरण को ख़राब किया, हमारी बीमारियां बढ़ाई। इसी प्रकार श्वेत क्रांति भी मानव कल्याण के लिए हितकारी नहीं निकली। तो साथियों, कई मजबूरियों के तहत हमें इसको अपनाना पड़ा था, लेकिन आज इतने समय के बाद, चूँकि ज़्यादा समय नहीं गुजरा, आधा पौना शतक हम लोग आगे निकल पाए हैं, इसके बाद अब ये हालत है तो आने वाले भविष्य का क्या होगा। साथियों, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अक्सर देखने में मिलती है। हम विकास के नाम पर विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा आदमी 100 साल का हमारा निरोग होता था, आज इतनी बीमारियां बढ़ी, वायु की बीमारियां बढ़ी और दूसरी कितनी बीमारियां हमारे पास आई, जो हम अब 100 से खिसक कर 60 पर आ गए। और 60 में भी अगर आप सर्वे करेंगे तो 100 आदमियों में से 2-4 आदमी ऐसे होंगे जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ कहेंगे कि हाँ मैं तंदुरुस्त हूँ, नहीं तो हर आदमी कहेगा कि मैं बीमार हूँ। साथियों, ये सोचने की ज़रूरत है। ये किसी एक आदमी का विषय नहीं है, किसी वैज्ञानिक का विषय नहीं है, किसी नेता का विषय नहीं है, किसी ऑफिसर का विषय नहीं है। ये एक हर आदमी का विषय है, हर उस प्राणी का विषय है जो इस धरती पर फिलहाल है और आने वाले भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है। साथियों, हमारा एक युग था, गाय का युग होता था और गाय से ही हमारे सभी काम संचालित होते थे। हमारे खेत का काम संचालित होता था, हमारा दूध उसी से था, शक्ति का स्रोत बैल होते थे। अगर उसकी और आज की हम स्वास्थ्य की तुलना करें तो उस टाइम का स्वास्थ्य हमारा बहुत बेहतर था। साथियों, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है हमारी व्यवस्था में। विकास के नाम पर हमने आज पैसे की एक अंधी होड़ ऐसी नीची हुई है। हर आदमी चाहता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो, जिसके पास लाख हुआ वो चाहता है 10 लाख हो, 10 लाख वाला करोड़ चाहता है, करोड़ वाला 100 करोड़ चाहता है, 50 करोड़ चाहता है। आखिर कहाँ तक हम एक दूसरे के विनाश में भागीदार होते चले जाएंगे? आखिर कहाँ तक? साथियों, अगर हम मार्केट की बात करें, खाने की चीज़ें हमारी जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, अगर हम खाने के लिए मार्केट में जाते हैं चीज़ें लेने के लिए, तो वहाँ पर मिलावट का बोलबाला है। शक्ति का स्रोत घी और दूध होता था, अगर घी दूध की मैं बात करूं उसमें मिलावट का बोलबाला है। साथियों, आखिर हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? ये ऋषियों का देश था, महात्माओं का देश था, त्यागियों का देश था। ये यहाँ पर त्याग और तपस्या और बलिदान की कहानियां यहाँ पर कही जाती थी इस देश में। आज आपके सामने है कितने विनाश की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यमुना के किनारे पर हमारा क्षेत्र है, तहसील बेहट हमारी है, जिला हमारा सहारनपुर है, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर हम लोग रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास यमुना नदी है। आज से अगर 10-15 साल पहली बात करूं तो हमारी यमुना नदी एक शांत नदी हुआ करती थी और बड़ा अच्छा वातावरण यहाँ था। पशु के चारे के चरान का बहुत बढ़िया था, पशु चरते थे और हम लोग यमुना में नहाने के लिए जाते थे। हमारे खेत यमुना के आसपास होते हैं, आज भी हैं। साथियों, जब से ये खनन का राक्षस आया है, इसने इस सब को बर्बाद कर दिया। इस अवैध खनन की वजह से हमारा वाटर लेवल भाग रहा है, हमारा वातावरण खराब हो रहा है और इस क्षेत्र में सांस के दमे के मरीज और टीबी के मरीजों की संख्या काफ़ी
बढ़ रही है, क्योंकि उससे धूल उड़ती है, पत्थर से जो स्टोन क्रशरों में पत्थर पिसता है उससे धूल निकलती है और उससे सांस की और टीबी की बीमारियां फैलती हैं। साथियों, मेरे कुछ जानने वाले गुजरात में भुज में कच्छ में रहा करते थे। मैं वहाँ कई बार गया हूँ। जब मैं कच्छ में जाता था तो मैं उनसे पूछता था कि यहाँ पर ये खपरेल के पुराने मकान क्यों हैं। वो कहते थे कि ये गरीबी की वजह से था, लेकिन जब भूकंप आया और वहाँ पर जितनी बहुमंजिली इमारतें थी, 2 मंजिल से ज़्यादा, 10 मंजिल थी, 8 थी, 12 थी, 15 थी, वो सभी धराशायी हुई। काफ़ी जनमानुष का नुकसान वहाँ पर हुआ, काफ़ी पैसे का वहाँ पर नुकसान हुआ। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हिमालय का क्षेत्र और समुद्र के आसपास का क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्रों में है भूकंप के लिए। और साथियों, चिंता का विषय ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहाड़ों पर हमारे बांध बने हुए हैं। आज पहाड़ों पर विकास के नाम पर जो परियोजनाएं चल रही हैं, अभी एक टनल का अभी सुन रहे थे हम, उसमें से मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए, उस ऊपर वाले का धन्यवाद है। लेकिन काफ़ी आपदाएं इस क्षेत्र में हमें देखने को मिली हैं। भूकंप हमें गुजरात का हमने देखा है, बहुमंजिली इमारतें धराशायी हुई, जनमानस का बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन साथियों, होता क्या है? एक पिंजरा होता है जिसमें मुर्गे बंद किए जाते हैं, वो मुर्गे काटने वाला उसमें से जब एक मुर्गा उठाता है तो वही मुर्गा काव 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 करता है और बाकी मुर्गे ज्यों के त्यों अपना दाना चुनते रहते हैं। साथियों, हम उन पक्षियों की तरह हो गए हैं कि जहां ये आपदा आएगी। अभी जोशीमठ की बात काफ़ी चली। जोशीमठ में बड़े बड़े होटल थे, आपके बड़े बड़े आवास थे, वो फट गए, वो टूट गए, वो ढह गए, आज कोई नाम नहीं लेता। साथियों, आखिर इस विकास की दौड़ में हमें कहीं खड़े होकर सोचना पड़ेगा कि कहीं हम विनाश की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। इसकी त्रासदी आपकी लातूर उस्मानाबाद का भूकंप रहा हो, चाहे आपका भुज का भूकंप रहा हो, एक बड़े भूकंप की तैयारी यहाँ पर हमारा जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा भूकंप निकट भविष्य में यहाँ भी आने वाला है। साथियों, मैं दरखास्त करूंगा, चूंकि मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं यहाँ जंगल में रहता हूँ, तो इन बातों पर अक्सर विचार करता रहता हूँ। ये वैज्ञानिकों की सोच है, वैज्ञानिक इस तरफ सोचे कि ये जो विकास के नाम पर ये जो अलाधुंध छेड़छाड़ हो रही है, भूमि का खुदान हो रहा है, उसका कटाव हो रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं हम एक नए विनाश की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। साथियों, आदमी को जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। पता नहीं कौन सी हवा कब लगी। इस महात्मा गांधी का देश था जो पूरे कपड़े भी नहीं पहनते। ये देश हमारे सुभाष चंद्र बोस का देश था, हमारे लाल बहादुर शास्त्री का देश था। जब लाल बहादुर शास्त्री गए थे तो 5,000 रुपये कर्जा उनके ऊपर गाड़ी का शेष था। साथियों, अब मैं चाहता हूं कि अब अगर कोई जाग जाए तो बहुत अच्छा है। हमें भी मरना है, मौत हर आदमी की है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हों, हमारे आने वाली पीढ़ियां तंदुरुस्त हों और एक अच्छे भारत का निर्माण, एक स्वस्थ भारत का निर्माण, एक ऐसे भारत का निर्माण जो कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ दिमाग रहता है, हम ऐसे भारत का निर्माण करें। साथियों, आज सोचने की जरूरत है। ये जो छेड़छाड़ हो रही है, इसको वैज्ञानिक हमारे कोई तरीका निकालें, किस तरीके से हम अपना विकास भी करें और ये वाहियात की छेड़छाड़ जो हो रही है इसे हम कम करें साथियों, नहीं तो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े विनाश को हम लोग दावत दे देंगे। साथियों, हम लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं, बहुत विकास हमने कर लिया है, मशीनरी का युग आ गया है। हमें चाहिए तो ये था कि हमारी सुविधाएं बढ़ी हैं तो हमारा स्वास्थ्य बढ़ता, लेकिन साथियों, सुविधाओं के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ है। हमारे आने वाली पीढ़ी के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। आज सरकारों को सोचना पड़ रहा है, इन जिस जहर को बंद करो। हमने जो भी चीज नई हम विकास के नाम पर लेकर के आए, उसका हमें विनाश की तरफ जाते हुए नजर आए। साथियों, आज सोचने की जरूरत है। ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि हर आदमी का दायित्व बनता है, हर व्यक्ति का दायित्व बनता है। हो सकता है कुछ लोग मुझे पागल कहें, क्योंकि ये ऐसा विषय नहीं है, इसको सोचने का विषय नहीं है। आज जब हम शादियों में जाते हैं, मैं भी आज शादियां करके आया हूं, जब शादी में हम जाते हैं तो वहां पर दूध बहुत बहुत आयत में है। हमारी हजारों गाय लंपी वायरस में मरी और आज भी दूध की कमी नहीं है। पुराने समय में हम देखते थे कि जब एक शादी में दूध की कमी पड़ जाती थी तो हम मारे मारे फिरते थे, दूध कहाँ से आएगा। आज एक कॉल करो, 10 शादियों का सामान आपके पास है, घी आपके पास है,
पनीर आपके पास है, दूध आपके पास है, सब्जियां प्रिजर्वेटिव लगा करके सब्जियां ऐसी है कि 12 मासी आपको सब्जी मिलेगी। तो साथियों सोचिए, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं सोचिए, उसको संरक्षित करने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया। आपने आदमी को केमिकल बना दिया। आज आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमारे बच्चों की राह अलग हो गई है। जब उनको बारूद खिलाओगे तो बच्चे का तो विस्फोट होना निश्चित है साथियों। तो आज इस चीज़ को सोचने की जरूरत है। मैंने सोचा था एक छोटी सी वीडियो इस पर मैं बनाऊं, तो इन कुछ चंद बातों को मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। क्योंकि मैं किसान हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों के लिए ऐसा खेत तैयार करें जिसमें आप ये रासायनिक दवाइयां और रासायनिक खाद मत डालें, ताकि उनकी नसों में सात्विक रूप से अन्न का प्रभाव हो सके, सात्विक रूप से दूध का प्रभाव हो सके। आप गाय का दूध पिलाइए, देसी गाय का दूध पिलाइए। हमारे पास सैकड़ों नस्लें देसी गाय की हैं। क्योंकि वो बच्चा जो ये स्वस्थ अनाज खाएगा, स्वस्थ दूध पिएगा, बिना रसायन की सब्जी खाएगा, उसका अच्छा दिमाग होता है। तो साथियों ये एक फाउंडेशन है, किसान इस चीज़ की नींव है। इस फाउंडेशन को मजबूत करो। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, अगर कोई भी साथी मेरी बात से जाग सका है तो जागो मेरे साथियों, नहीं तो अंधेरा आपका इंतजार कर रहा है, एक महाविनाश आपका इंतजार कर रहा है। तो आप लोग, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम ऐसी ऐसी बातें आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं जहां पर मानवता का नुकसान हमें होता दिखता है, इंसानियत का नुकसान हमें होता दिखता है। आने वाली पीढ़ी के ऊपर अगर कोई खतरा है तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के बाद भी आगाह करते हैं कि इसका परहेज करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।